सो हेलो गाइस, ये है हमारी नई वीडियो। तो शुरू करते हैं आज हम अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में कि भारत में साइंस जो स्पेस टेक्नोलॉजी है ये स्टार्ट कहाँ से हुई। आखिर आज हम जो L1 और चंद्रयान मिशन भेज रहे हैं या मंगलयान मिशन भेज रहे हैं, आखिर इसके पीछे कितने लंबे टाइम तक का समय लगा है हमें पहुंचने पे। तो बात है ये आपके लगभग 1957 की। और यहाँ पे रशिया ने स्पुतनिक फर्स्ट पहला अंतरिक्ष यान भेजा था और उन्होंने सबसे पहला उपग्रह भेजा था अपना स्पुतनिक फर्स्ट से। फिर उन्होंने 1957 में दूसरा स्पुतनिक सेकंड भेजा और इस बार इन्होंने भेजा एक जीवित कुत्ते को अंतरिक्ष में, लाइका को। और अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते को ले जाने वाला ये पहला उपग्रह था। उसके बाद 1958 में अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह हुआ जिसका नाम था स्कोर। फिर 1959 में 1959 में पहला अंतरिक्ष जिसने चंद्रमा के चित्र भेजे पृथ्वी पे, उसका नाम था लूना 3। इसके बाद एक क्रांतिकारी मूवमेंट आया जब 1961 में वो स्टार्क फर्स्ट द्वारा पहला अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गया और जिसको भेजा था सोवियत संघ ने, और उसका नाम था यूरी गागरिन। यूरी गागरिन ने पृथ्वी का परिक्रमण किया और वो वापस आए। उसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे पहली अंतरिक्ष महिला जो अंतरिक्ष में गई उनका नाम था वैलेंटीना टेरेस्कोवा और उनके जो यान का नाम था वो नाम था वोस्टॉक 6। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ रशिया जो है पावरफुल स्पेस टेक्नोलॉजी में सबसे पावरफुल कंट्री था। बट यहाँ पे एक बात हुई कि कहीं ना कहीं अमेरिका भी चाहता था कि वो रशिया से भी ज्यादा शक्तिशाली बने। कहीं ना कहीं आप जब कहीं इस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं दूसरे देश को कॉम्पीट करते हैं और इस कंपटीशन में उतर के आया अमेरिका। और अमेरिका ने भी अपना सबसे पहला चंद्रमा पे अंतरिक्ष यान भेजा और जिसका नाम था लूना 9। ठीक। तो इसके बाद आप जानते हैं कि अपोलो 11 जिसे 1969 में 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले आदमी बने। और मार्च 2 1971 में मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। जब ये सारे देश आगे बढ़ रहे थे स्पेस टेक्नोलॉजी में, तो कहीं ना कहीं इंडिया भी ये सोच रहा था कि हमें स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है। और जो आज हम स्पेस टेक्नोलॉजी में इतने सारे सैटेलाइट भेज रहे हैं, और आखिर ये जो ईसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो इतनी बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स और इतने बड़े बड़े रॉकेट मिशन कामयाबी सक्सेसफुल मिशन कर रहा है, तो आखिर इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, तो इंडिया ने कहां से स्टार्टिंग करी। तो ये बात है 1962 की, जब डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सोचा कि हमें भी और देशों के साथ कंपटीशन में आगे बढ़ना चाहिए, और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना करी। तो इनको हम इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर के रूप में जानते हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई को। इन्हीं की बदौलत आज हम स्पेस टेक्नोलॉजी में इतने आगे हैं। और इसी के बाद ये जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इसी का ही फिर दोबारा से पुनर्गठन हुआ, दोबारा से इसका नाम बदला और इसका नाम 15 अगस्त 1969 को हुआ ईसरो। यानी कि ईसरो की स्टेब्लिशमेंट हुई है 15 अगस्त 1969 को, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करते हैं कि हमने सैटेलाइट कब से भेजना स्टार्ट किया। तो ईसरो का जो ऑफिस है वो आपका है बेंगलुरु, कर्नाटक में। और जो हम ज्यादातर हम सैटेलाइट जो छोड़ते हैं वो हम जो सैटेलाइट छोड़ते हैं वो श्रीहरिकोटा से छोड़ते हैं। यहाँ से हम ईसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा, और यहाँ से हम रॉकेट छोड़ते हैं। ठीक है। दूसरी बात की जो इंडियन आपका हम कह सकते हैं राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी है, उसका मुख्यालय एक हैदराबाद में है, दूसरा है आपके देहरादून में। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं कि जब हमने पहला अपना उपग्रह छोड़ा तो हम इतने ज्यादा अमीर थे नहीं, हमारा देश इतना रिच था नहीं और बहुत ही मुश्किलों के दौर से गुजर रहा था। तब हमने अपना पहला उपग्रह छोड़ा था आर्यभट्ट, और उस वक्त मदद की थी हमारी रशिया ने अपने रॉकेट की थ्रू हमारा जो सैटेलाइट है आर्यभट्ट उसको भेजा था 19 अप्रैल 1975, यानी 19 अप्रैल 1965 में, जो 360 केजी का था। और इसको भेजा गया 594 किलोमीटर की ऊंचाई पे पृथ्वी की वृत्तीय कक्षा में। ठीक है।
और इसकी अनुमान लगाया गया कि 6 महीने तक काम करेगा, पर इसने 5 साल तक काम किया और 75 से 1980 तक काम करते रहा और वहां से अपने आंकड़े भेजते रहा। अगर हम बात करें कि उपग्रह सैटेलाइट कितने टाइप की होती है, तो बेसिकली हम 4 टाइप की सैटेलाइट, 4 वर्गों में सैटेलाइट को डिवाइड कर सकते हैं। एक है लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, यानी निम्न भू कक्षीय कक्षा, यानी कि जब हम उपग्रह को 200 से 600 किलोमीटर की रेंज में भेजते हैं, ठीक है, कोई भी अर्थ है उसके चारों ओर चंद्रमा घूमता है, वो उसका नेचुरल सैटेलाइट है। इसी तरीके से जब हम अपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजते हैं तो वो खुद ही मूवमेंट करने लगता है और वो क्या करता है, अर्थ के चारों ओर की पिक्चर्स हमको भेजता है। तो जो लो अर्थ ऑर्बिट है ये लगभग 200 से 600 किलोमीटर की रेंज में, यहाँ पे कोई भी सैटेलाइट जाके फोटो खींच के हमें भेजता है। और दूसरा जो टाइप है वो है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट। ये जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट है, इसमें जो हमारा सैटेलाइट है वो बेसिकली क्या करता है आपका, वो उत्तर से दक्षिण की ओर घूमता है और इसकी रेंज होती है 500 से 1000 किलोमीटर तक की, ठीक है। और इसको पीएसएलवी द्वारा छोड़ा जाता है, जितने भी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट है पीएसएलवी के थ्रू छोड़ते हैं। और फिर हम बात करते हैं जियो सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स क्या होती है, जो विषुवत रेखा है उसमें जो 36,000 किलोमीटर की रेंज है इलेप्टिकल शेप में, वहां पे सैटेलाइट घूमता है और हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये जो सैटेलाइट है रुका हुआ है। और लास्ट वन है लॉन्ग इलेप्टिकल मोलिनिया ऑर्बिट। इसकी रेंज 504 किलोमीटर से 39,834 किलोमीटर तक की है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के सैटेलाइट्स होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमने सबसे पहले जो अपना एक्सपेरिमेंटल या पर्यवेक्षण उपग्रह हमने भेजा था एक तरह से रिसर्च के लिए, वो हमने भेजा था भास्कर फर्स्ट। इसको भी भेजा गया 7 जून 1979 को, और ये भी भेजा था पूर्व सोवियत संघ ने अपने केंद्र बेकानूर से, और उस रॉकेट का नाम था इंटर कॉस्मोस। इंटर कॉस्मोस से हमने आर्यभट्ट को भी भेजा था, इंटर कॉस्मोस से हमने भास्कर फर्स्ट को भेजा। फिर ऐसे ही भास्कर के कई सारे वर्जन आए, भास्कर सेकंड भी एक वर्जन आया जिसको हमने भेजा बीकानूर से ही 1981 में। उसके बाद आई रोहिणी सीरीज। रोहिणी सीरीज जैसे RS1, RS2, RS3 करके। और सबसे पहले अगर कोई सैटेलाइट जिसको हमने अपने अब क्या था कि सैटेलाइट भी हमने बनाना सीखा हुआ है और रॉकेट भी हमने अपना बनाया SLV3। तो पहली बार 18 जुलाई 1980 को श्री हरिकोटा से भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान को प्रक्षेपित करने वाला पहला उपग्रह बना आपका SLV3, और भेजा हमने RS1, रोहिणी RS1 सैटेलाइट को। तो पहली बार हमने अपने रॉकेट का इस्तेमाल किया यहाँ पर। फिर हमने संचार उपग्रह जो पहला भेजा उसका नाम था एप्पल। संचार उपग्रह क्या होता है, ये भी भूस्थितिक कक्षा में ही इसको जो सूरज के, जो पृथ्वी के चारों 36,000 किलोमीटर की रेंज मैंने बताई थी आपको, वहां पे इसको स्टैब्लिश किया जाता है। और ये जो संचार उपग्रह है इसका बेसिकली काम एप्पल का यही था कि जितने भी आपका जो भी आप रेडियो सुनते हैं, टेलीविजन चलता है, सब के सब जो चलते हैं या आप फोन इस्तेमाल करते हैं, ये सब के सब कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू होता है। और ये इसको भेजने में हमारी मदद की थी। ये भेजा हमने 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना से कोरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र। ये यूरोपीय एजेंसी है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी है, और इनका रॉकेट था एरियन 4। तो इससे हमने भेजा। और इसमें क्या था कि जो संचार में ना, इसमें सैटेलाइट में एक अलग से चीज जोड़ दी थी, सी बैंड ट्रांसपोंडर, ठीक है। उसके बाद हमने सोर्स मतलब सोर्स सीरीज भेजी, वो जो रोहिणी की सीरीज थी ASLV के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हमने जो इंडियन नेशनल सैटेलाइट था, इनसेट कहते हैं इसको शॉर्टकट में, इसको भेजा। इनसेट का क्या काम था, इनसेट का काम भी जो अभी तक हम एप्पल से जो हमारा जो एक तरह से दूर संचार का काम कर रहा था वो इनसेट से हो रहा था। इनसेट का काम ये था कि घरेलू जो भी दूर संचार है ग्रामीण क्षेत्रों में उपग्रह के माध्यम से, जैसे दूरदर्शन है या आकाशवाणी है या मौसम संबंधी जानकारी हैं या वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए जो भू सर्वेक्षण के आंकड़े, उसको भेजना, ठीक है। उसके बाद हमने अगला जो IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भेजा, और उसके थ्रू क्या करते थे हम, जो मृदा है, जल है, भूजल है, सागर है आदि का हम उससे क्या कर सकें, सर्वेक्षण कर सके। और इसमें इस सैटेलाइट में बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक कैमरे लगे थे जो पृथ्वी पे स्थित वस्तुओं का चित्र लेते थे। और वो चित्र जो लेते थे बेसिकली वो ऐसा नहीं कि फोटो एकदम से खींचता, वो उसको एक रेंज में खींचता था, फिर उसको दोबारा उस जो कलर है उन कलर को चित्रों में चेंज करके, ठीक है, हम उसका विश्लेषण करते थे। और कार्टोसैट फर्स्ट देश का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट था। उसके बाद हमने मैटसेट भेजा 2002 में, 12 सितंबर 2002 में श्री हरिकोटा से।
और जो मैटसेट है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा हमने PSLV C4 के माध्यम से। और ठीक है, ये हमें मौसम संबंधी जानकारी देता था। इसके बाद 2019 से 20 में देखें तो माइक्रोसेट आर, कार्टोसेट 3, रिसेट 2 BR, और 17 जनवरी 2020 को एरियन 5 से हमने भेजा था GSAT 30 को, जिससे हम आगे 5G मोबाइल सेवा की शुरुआत हो सकेगी। और भी बहुत सारी जो मौसम संबंधी हमें सटीक जानकारियां प्राप्त होगी। अगर हम बात करें भारत में फिर आगे के अंतरिक्ष, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कहां से शुरुआत हुए, तो 3 अप्रैल 1984 को स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा पहली बार अंतरिक्ष गए थे। ठीक है, और वहां पे ये गए। और अगर महिला की बात करें तो भारतीय मूल की महिला थी कल्पना चावला, जिनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को हो गई थी। इनको अंतरिक्षयान कोलंबिया से ये पहुंची थी। और इस तरीके से अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला भारत 14वां राष्ट्र बना। इसके बाद हमने चंद्रयान फर्स्ट भेजा था, जो 68वां चंद्र अभियान था PSLV C11 द्वारा श्रीहरिकोटा से। और ऐसी चंद्रयान 2 जो GSLV मार्क 3 द्वारा 22 जुलाई को। और अभी हमने रिसेंटली जो चंद्रयान 3 भेजा हुआ है आपके, तो वो भी आपका LMV M3 M4 के थ्रू भेजा हमने। ठीक है, अच्छा, तो ये हमने देखा कि कैसे यहाँ पर सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं। और अब हम इनमें बात करते हैं कि सैटेलाइट क्या है, बेसिकली कैसे कैसे होते हैं, इसमें कौन कौन सी तकनीकी का इस्तेमाल होता है। देखिए, इन सैटेलाइट में एक क्रायोजेनिक इंजन इस्तेमाल होता है। क्रायोजेनिक का मतलब होता है जो बहुत ही लो टेम्परेचर पे काम करता हो। यानी कि क्रायोजेनिक इंजन ऐसे इंजन होते हैं जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से -150 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पे जो टेम्परेचर होता है उसे क्रायोजेनिक टेम्परेचर कहते हैं। और इस टेम्परेचर में कोई इंजन -250 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में, और -183 डिग्री सेंटीग्रेड ऑक्सीजन का आक्सीकारक के रूप में प्रयोग होता है। जिससे क्या होती है ना, इंजन की जो पावर होती है वो बढ़ जाती है। और क्रायोजेनिक जो इंजन होता है वो कहीं ना कहीं रॉकेट की पावर बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, तो उससे इसको बूस्टअप मिलता है। तो इसमें ईंधन के जलने से दल की नियंत्रित किया जाता है। तो क्रायोजेनिक इंजन का पहली बार इस्तेमाल अमेरिका द्वारा एटलांस संटूर नामक रॉकेट में किया गया था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो सैटेलाइट्स भेजी जाती है वो रॉकेट के थ्रू भेजी जाती है। और वो जो रॉकेट वहां पहुंचता है वो पूरी तरह से पृथ्वी के चारों ओर घूमकर ऑब्जर्व करता है और वो सारी इमेजेस भेजता है अर्थ पे, जिसको हम एनालिसिस करके मौसम संबंधी जानकारी, एग्रीकल्चर और भी बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो थैंक यू सो मच, यहाँ तक था ये वीडियो। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।